नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर धनंजय धीरज और आज के इस पेपर जो बीएड के द्वितीय वर्ष का पेपर है, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, इसके यूनिट 1 के तहत कुछ बिंदुओं की चर्चा आपसे करना चाहूँगा। और ये बिंदु हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन, लीस्ट रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट, इंटीग्रेशन, मेन स्ट्रीमिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इस पर चर्चा से पूर्व एक बात आपसे साझा करना चाहूँगा कि इस पेपर के तहत हम जिन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे तो सदैव हमारे ध्यान में कहीं न कहीं समाज के उन विशेष बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से चैलेंज्ड जो ग्रुप है, उनका ध्यान हम रखेंगे। वैसे विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थियों से अलग हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, हम सदैव उनकी चर्चा करेंगे और प्रत्येक बिंदु की चर्चा उनके संदर्भ में करेंगे। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को हम ऐसे समझ सकते हैं, असंस्थागत। इंस्टीट्यूशनल का मतलब है संस्थागत। कोई भी कार्यक्रम, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वह चिकित्सा हो, उसे प्राप्त करने के लिए हमने एक संस्थागत ढांचा बनाया है। यदि हमें शिक्षा की आवश्यकता है तो हम विद्यालय, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय का सहारा लेते हैं, आश्रय लेते हैं और उस प्रक्रिया के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षा को ग्रहण करते हैं। समान रूप से यदि हमें चिकित्सा की आवश्यकता होती है तो हम सामाजिक संस्थान, अस्पताल में, चिकित्सालयों में, हॉस्पिटल्स में जाते हैं और संस्थागत रूप से स्वयं को वहाँ इनरोल करके उस प्रक्रिया में भाग लेकर हम चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर असंस्थागत डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का तात्पर्य दिव्यांगों के संदर्भ में, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में, चैलेंज स्टूडेंट्स, चैलेंज चिल्ड्रन के संदर्भ में क्या है कि जिस प्रकार से संस्थागत सुविधाएं सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध है, वो संस्थाएं उस विद्यार्थी को संस्थान में न आने पर भी उपलब्ध हो। ये असंस्थागत सेवाएं हैं दिव्यांग बालकों के संदर्भ में, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के संदर्भ में, जो हमें शिक्षण अधिगम हेतु उन विद्यार्थियों तक पहुंचाना है। लर्निंग के लिए, उनके विकास के लिए उन तक हमें इसको पहुंचाना है। De-institutionalization means the relocation of the retarded person from large group or community care will improve the quality of the life। ये कहता है कि उन व्यक्तियों को उन संस्थानों से अधिक आवश्यकता समुदाय की है, समाज की है, जहां उनके विकास की पूर्ण संभावनाएं हैं। और वो संस्थागत सुविधाएं यदि उनको उनके समाज में, उनकी कम्युनिटी में मिलती है तो उनके विकास की संभावना अधिक रहती है। डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी असंस्थागतकरण की एक छोटी सी परिभाषा भी आपसे साझा करना चाहूँगा। इट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ एडमिशन टू द इंस्टीट्यूशंस बाय फाइंडिंग एंड डेवलपिंग अल्टरनेटिव कम्युनिटी मेथड फॉर केयर एंड ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स और एनीवन। ये कहता है कि वैसे बालकों के समूह को, वैसे विद्यार्थियों को उनका संस्थागत नामांकन रोकना है, संस्थागत नामांकन नहीं करना है। यद्यपि कि उन्हें वह तमाम सुविधाएं मुहैया करानी है, हमें वैकल्पिक व्यवस्थाएं ढूंढनी है जो कम्युनिटी के स्तर पर, समाज के स्तर पर उनको वो सभी सुविधाएं मुहैया कराएं जो संस्थानों में आमतौर पर मुहैया होती हैं। अगर सीधे सीधे शब्दों में हम इसका अर्थ जानने का प्रयत्न करें, समझने का प्रयत्न करें तो वो यह है कि वह तमाम शैक्षणिक सुविधाएं जो संस्थानों में उपलब्ध हैं, वह दिव्यांगों के लिए, विशेष आवश्यकता वालों के लिए, मानसिक एवं शारीरिक रूप से जो चैलेंज्ड हैं, चुनौतियां हैं जिनके साथ, उनके लिए वो सब सुविधाएं उनके डोर स्टेप तक, उनके द्वार तक हम पहुंचाएं। यह है डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बाद एक शब्द आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मल सेटअप, नॉर्मल सिचुएशन।
अब यहाँ समझने की बात यह है कि हमें नॉर्मलाइजेशन किसका करना है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द कैंडिडेट और नॉर्मलाइजेशन ऑफ द सिचुएशन। यानी विद्यार्थी का सामान्यकरण करना है या परिवेश का, अधिगम के माहौल का सामान्यकरण करना है। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं कि यहाँ सामान्यकरण का संदर्भ संस्थागत सामान्यकरण से है, परिवेश के सामान्यकरण से है, वातावरण के सामान्यकरण से है, खास तौर से अधिगम के वातावरण के सामान्यकरण से है। नॉर्मलाइजेशन मीन्स making available all the persons, especially the persons with special needs, all the conditions of everyday living which are as close as possible or indeed the same as the regular circumstances and ways of living in the society. वह सभी सुविधाएं, वह सभी सेवाएं उन विशेष आवश्यकता वाले या जो दिव्यांग समूह के बच्चे हैं उनको परिस्थितियों को सामान्य करते हुए उपलब्ध कराना है, यानी परिस्थितियों को सहज करना है उनके अधिगम के लिए, और इस अधिगम की प्रक्रिया में वह स्वयं को किसी भी प्रकार से असहज न महसूस करें। इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। लेट अस क्रिएट ए बैरियर फ्री एनवायरनमेंट। एक ऐसे अधिगम का निर्माण करें जो बाधाओं से मुक्त हो। ध्यान रहे, बाधाओं का संदर्भ यहाँ सामान्य बालकों से नहीं है, बाधाओं का संदर्भ दिव्यांग समूह से है, विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के समूह से। उन विद्यार्थियों के स्तर से यह वातावरण जो अधिगम का वातावरण है वह बिल्कुल बैरियर फ्री हो, अर्थात बाधाओं से मुक्त हो। दूसरी चीज कि अधिगम के वातावरण को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए, विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों के लिए हमें फ्रेंडली बनाना है। यानी लर्निंग शुड बी कैरिड आउट इन अ डिसेबल फ्रेंडली एनवायरनमेंट। यानी अधिगम का जो वातावरण हो वह दिव्यांगता से मित्रवत हो, बैरियर फ्री हो, बिल्कुल सामान्य परिस्थितियां हो उन बच्चों के लिए जो विशेष आवश्यकता वाले हैं या फिर वो बच्चे जो कहीं न कहीं से दिव्यांगता के शिकार हैं, जो कहीं न कहीं से चैलेंज्ड हैं, उन बच्चों के लिए। यहाँ एक छोटी सी परिभाषा मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। नॉर्मलाइजेशन मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ द मीन्स which are as culturally normative as possible in order to maintain and or establish personal behavior and characteristics which are as culturally normative as possible। पुनः इस परिभाषा में उन्हीं बातों की चर्चा है जिन पर अभी हम आगे चर्चा कर चुके हैं। अब तीसरा जो बिंदु है, तीसरा जो पड़ाव है वह है LRE। LRE का तात्पर्य है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, अर्थात न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण या माहौल। अब यह न्यूनतम प्रतिबंधित वातावरण क्या है और कैसा होना चाहिए, इस पर परिचर्चा करने से पूर्व हम आपसे यह भी साझा करना चाहेंगे कि इसका खास प्रावधान डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट में है, क्रिएटिंग लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। यानी जो डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट बना उसके यह प्रमुख बिंदुओं में है, क्रिएटिंग लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू क्रिएट अ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। आखिर इस लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट का निर्माण कैसे किया जाए, और इस बात को विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि हमारा जो वातावरण है, अधिगम का वातावरण है, वह कैसे रिस्ट्रिक्टिव है, वह कैसे प्रतिबंधित है, वह कैसे चैलेंज्ड है उन बालकों के लिए जो दिव्यांग हैं या विशेष आवश्यकता समूह से संबंध रखते हैं। This means that they should spend as much time as possible with the peer who don't receive special education। यह एक्ट यह भी कहता है, डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, कि हमें LRE क्रिएट करने के लिए उन सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ व्यतीत करना चाहिए। यानी सामान्य बालक
और जो दिव्यांग बालक हैं, जो चैलेंज्ड हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले समूह के बालक हैं, उन सबों का ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बीतना चाहिए। यानी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है उसमें अधिक से अधिक समय वो एक साथ बिताएं। अब एक साथ आने में बाधाएं कहाँ कहाँ से आती है, इस बात को हमें समझना आवश्यक है। आप इस बात की कल्पना करें कि यदि कोई भी कक्षा ग्राउंड फ्लोर पर चलती है और कोई एक कक्षा जो सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पर चलती है, सेकेंड या थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर या रैंप की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार से यदि आपकी कोई भी कक्षा जिसका आयोजन तीसरे तल्ले पर किया गया हो तो सामान्य विद्यार्थियों के लिए यह प्रतिबंधित नहीं है, यह रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सामान्य विद्यार्थी सीढ़ियों के सहारे दूसरे या तीसरे तल्ले पर आसानी से पहुंच सकते हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी जो ट्राइसिकल पर हैं, बैसाखियों पर हैं या किसी अन्य के सहारे चल रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों को तीसरे तल्ले पर जाने में लिफ्ट, एस्केलेटर या रैंप के अभाव में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार से डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट हमें यह कहता है कि आप अधिगम के वातावरण को लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में संपन्न करिए। अर्थात यदि कक्षाओं का आयोजन होना है और उस सामान्य समूह के विद्यार्थियों में दिव्यांग विद्यार्थी हैं जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण हैं या विशेष आवश्यकता वाले समूह के बालक हैं, यानी जो दिव्यांग बालक हैं, उनके लिए हमें कक्षाओं का आयोजन ग्राउंड फ्लोर पर ही करना चाहिए ताकि उन्हें कक्षाओं तक आने में कोई कठिनाई या असुविधा ना हो। दिस इज हाउ टू क्रिएट लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ पर सिर्फ सीढ़ियाँ हैं, विभाग के कक्षा कक्ष तक पहुँचने के लिए भी कुछ सीढ़ियाँ हैं, कुछ सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है, तो वैसी अवस्थाओं में वहाँ पर रैंप का भी प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि रैंप के नहीं होने पर हम ये कह सकते हैं कि वह रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है, और यदि रैंप का प्रावधान है तो वह लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट है। इस प्रकार से हमें इन तथ्यों को यह समझना होगा। दूसरी चीज़, यदि हम नामांकन प्रक्रिया की ही बात करें तो कोई वैसा विद्यार्थी जो विशेष आवश्यकताओं वाला है या विशेष चुनौतियों से ग्रसित है, दिव्यांगता की सीमा काफ़ी अधिक है, दिव्यांगता का प्रतिशत काफ़ी अधिक है और वह बीमार है, ऐसी अवस्थाओं में उसे नामांकन के लिए संस्थान तक ना आना पड़े और उसके लिए ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से हम एक डिसेबल फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, यानी दिव्यांगता मित्रवत शिक्षण अधिगम वातावरण का निर्माण हम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम शिक्षा के प्रति प्रमोट कर सकते हैं, शिक्षा के लिए आगे ला सकते हैं। आशा है यह बिंदु आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला पड़ाव है मेन स्ट्रीमिंग। नाउ व्हाट इज मेन स्ट्रीमिंग? स्ट्रीम धारा, मेन स्ट्रीमिंग मुख्य धारा। अब मेन स्ट्रीमिंग के बाद जब हम कहते हैं तो सामान्य विद्यार्थी मुख्य धारा में हैं, कुछ नहीं भी हैं, लेकिन ख़ास तौर से जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा, क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन स्कूल में हम क्रिएटिव इंक्लूसिव स्कूल में हम जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं उसमें हमारा दृष्टिकोण, प्रत्येक बिंदु को डिस्कस करने का दृष्टिकोण विशेष आवश्यकता वाले बालक, दिव्यांग बालक या शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण बालक हैं। तो जब हम मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं, जब हम मुख्य धारा की बात करते हैं, तो ऐसे में हमारा ध्यान उन विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष की मुख्य धारा में, विद्यालय की मुख्य धारा में, महाविद्यालय की मुख्य धारा में, विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में और देश के मुख्य धारा में लाने की ओर केंद्रित होता है। अब ये कैसे संभव है, इसको हम समझने का प्रयत्न करें। किसी भी प्रकार के कक्षा सहभागिता में हमें अधिक से अधिक मौका इन चुनौतीपूर्ण बालकों को, दिव्यांग बालकों को, विशेष आवश्यकता समूह वाले बालकों को देना चाहिए। उनकी कक्षा सहभागिता अधिक से अधिक हमें करनी चाहिए ताकि उनका मनोबल भी ऊंचा रहे और वह विद्यार्थी
कहीं से भी स्वयं में किसी भी प्रकार की भावनाओं से ग्रसित न हो और अपने मित्रों के साथ स्वयं को भी पठन पाठन की मुख्य धारा में होने का विश्वास रखें, मुख्य धारा में होने का अनुभव करें। साथ ही साथ एक यह भी बिंदु है कि आखिर इसमें शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है और कैसे एक शिक्षक किसी भी चुनौतीपूर्ण बालक को, जिनकी संख्या औसतन कक्षा में कम होती है, 1%, 2% या 3%, इन्हें कैसे मुख्य धारा में लाया जाए और इन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जाए मुख्य धारा में लाने के लिए, कक्षा सहभागिता के माध्यम से और कक्षा में उनकी उपस्थिति के आधार पर उन्हें पारितोषिक प्रदान कर उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। समय समय पर उनके कृत्यों के लिए, कक्षा कक्ष में उनकी गतिविधियों के लिए उन्हें सम्मानित कर उनके मनोबल को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से दिव्यांग विद्यार्थियों को हम कक्षा कक्ष की मुख्य धारा में ला सकते हैं। इसके संदर्भ में कुफमैन ने 1975 में एक डिफिनीशन दिया है जिसे मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। मेन स्ट्रीमिंग रेफर्स टू द टेम्पोरल, इंस्ट्रक्शनल एंड इंटीग्रेशन ऑफ एलिजिबल एक्सेप्शन एंड स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन with normal peer based on the ongoing individuality determined educational planning programming process and requires clarification of responsibility among regular and special education administrative instruction and supportive personnel। परिभाषा से ये स्पष्ट है कि पूरा का पूरा विद्यालय प्रशासन, पूरे के पूरे कम्युनिटी के लोग इस बात के लिए प्रयत्न करें कि सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, व्यवहारिक रूप से उन तमाम विशेष आवश्यकता समूह वाले बालक या दिव्यांग बालक जिनको कि समाज की मुख्य धारा में लाना है, शिक्षण अधिगम की मुख्य धारा में लाना है, इस प्रकार से हम यह समझ पाते हैं इस परिभाषा के आधार पर कि कैसे हमें इन्हें समाज की मुख्य धारा में और विद्यालय की मुख्य धारा में लाना है। अगला बिंदु है, अगला पड़ाव है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक बड़ा सामान्य सा शब्द है और आप नेशनल इंटीग्रेशन के संदर्भ में इसे बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए इसके अर्थ को बहुत स्पष्ट करने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जैसा हमने कहा है कि पुनः इंटीग्रेशन का संदर्भ है इंटीग्रेशन ऑफ चिल्ड्रन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स अलोंग विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। सामान्य बालकों के साथ विशेष आवश्यकता समूह वाले विद्यार्थियों का इंटीग्रेशन, उनका समागम। अब इसको हम एक छोटी सी हेलन केलर की परिभाषा से समझने का प्रयत्न करें। हेलन केलर ने कहा है कि अ पर्सन हु इज सिवियरली इम्पेयर्ड नेवर नोज हिज ओन एबिलिटीज एंड द हिडन सोर्सेज ऑफ स्ट्रेंथ until he is treated like a normal human being and encouraged to shape his own life। एक दिव्यांग व्यक्ति, एक विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति, एक चुनौतीपूर्ण व्यक्ति जो शारीरिक या मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, चुनौतियों से ग्रस्त है, वह कभी भी अपने अंदर की असाधारण क्षमताओं को नहीं समझ पाता है, उनका प्रयोग नहीं कर पाता है, जब तक कि वह सामान्य व्यक्तियों के बीच या सामान्य परिस्थितियों के बीच एक्सपोज नहीं किया जाता है, उसके बीच उसे अवसर नहीं दिया जाता है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, अपनी प्रतिभा को समझने का या समझाने का। अब इसमें हम यह भी कह सकते हैं कि हमें शिक्षण अधिगम के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक पड़ाव को संपन्न करने के उपरांत इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, कैसे हम विशेष आवश्यकता समूह वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। एक शिक्षक अपने साथ ऐसे सैकड़ों अवसर रखता है जब हम विशेष आवश्यकता समूह वाले बच्चों को सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों से, सामान्य बच्चों से इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। आप देखिए विद्यालय या महाविद्यालय में कई प्रकार की गतिविधियों का आयोजन बराबर होते रहता है। ऐसे में हमें उन विद्यार्थियों को ही कुछ न कुछ जिम्मेवारियां देनी चाहिए
जिससे उनके अंदर इस बात का एहसास होगा कि मैं भी किसी सामान्य बालक से कम नहीं हूँ। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है, क्योंकि मैंने स्वयं अपने महाविद्यालय में दिव्यांग विद्यार्थियों को कई प्रकार की जिम्मेवारियां दी है और उन्होंने बिल्कुल सामान्य विद्यार्थियों से पैरेलल, उनके समानांतर होकर उन जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। इसलिए मेरा ये मानना है कि कक्षा सहभागिता के साथ साथ कार्यक्रमों की सहभागिता में, विभिन्न प्रकार के महाविद्यालयी आयोजनों की सहभागिता में दिव्यांग विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ाया जाए, जिनसे वो मुख्यधारा में भी आएंगे और उनका इंटीग्रेशन भी होगा और वो सामान्य विद्यार्थियों से बिल्कुल घुल मिलकर काम करेंगे और उनके अंदर किसी भी प्रकार की हीन भावना ग्रसित नहीं करेगी। अब इसमें इंटीग्रेशन में दो मूल बिंदु हैं, सामान्य विद्यार्थी और विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो आपको यह ध्यान रखना है सदैव एक शिक्षक होने के नाते कि किसी भी अवसर को छोड़ना नहीं है, गंवाना नहीं है। प्रत्येक अवसर पर हमें इन विद्यार्थियों को, यदि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनका इंटीग्रेशन हो सकता है, तो हमें उन्हें इंटीग्रेट करना है। इससे उनके अंदर टीम स्पिरिट की भी भावना डेवलप होगी, कोऑर्डिनेशन की भी भावना डेवलप होगी। तो आइए इस प्रकार से हम अगले पड़ाव की बात करते हैं। ये अगला पड़ाव है इंक्लूजन, समावेशन, जिस समावेशी शिक्षा की बात हम करते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी असंस्थागत सुविधाओं की बात हुई, असंस्थागत सुविधाओं के बाद सामान्यकरण की बात हुई, नॉर्मलाइजेशन की बात हुई, सिचुएशंस को नॉर्मल किया गया। फिर एज पर द डिसेबिलिटीज़ एजुकेशन एक्ट आपने LRE क्रिएट किया, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया। फिर आपने उन बच्चों को मेन स्ट्रीमिंग में लाया, अभी इंटीग्रेशन हुई सामान्य विद्यार्थियों के साथ, अब फिर इंक्लूजन। वास्तव में आप ये समझ लें कि इंक्लूजन इन सभी पड़ावों का एक समेकित समागम है। इन सभी चरणों से, इन सभी सोपानों से होते हुए हम अंतिम पड़ाव, अंतिम सोपान इंक्लूजन पर पहुंचते हैं, समावेशन पर पहुंचते हैं। समावेशन वह प्रक्रिया है, इंक्लूजन वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम से लेकर सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के लिए किसी भी आधार पर कोई भी भेद न करते हुए सभी बच्चों को शिक्षण में यानी पठन पाठन में, सामाजिक सहभागिता के अवसरों में, खेलकूद के अवसरों में, विभिन्न प्रतियोगिताओं के अवसरों में समान रूप से उनको अवसर प्रदान करना है। यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करना आवश्यक समझता हूँ कि UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 और UN स्टैंडर्ड रूल्स ऑन द इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 1993 और 1994 में इनके आधार पर जो यूनेस्को की रिपोर्ट आई, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1995 को भी हम यहाँ पर सम्मिलित कर लेते हैं। तो हर एक डॉक्यूमेंट यही एडवोकेट करता है, हर एक दस्तावेज इसी बात की वकालत करता है कि आपको विद्यालयों में समावेशन करना है, उन विशेष आवश्यकता वाले और दिव्यांग बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ ही सामान्य कक्षाओं में रखना है, वातावरण को लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव करना है, नॉर्मलाइज करना है, उनकी सहभागिता को बढ़ाना है और समावेशी कक्षा, समावेशी विद्यालय का निर्माण करना है। इस प्रकार से हम ऐसा कह भी सकते हैं कि द स्कूल्स हैव टू प्ले अ बिगर रोल थ्रू रीडिजाइनिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग एंड मॉडिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज and curricular approaches of general school system with an inclusive approach in order to meet the needs of children with special needs. शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन और स्टेक होल्डर्स ऑफ एजुकेशन सबों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और ये इंक्लूजन तभी संभव है जब एक इंक्लूजन इससे पहले होगा पाठ्यक्रम निर्माण के स्तर पर। पाठ्यक्रम निर्माण के क्रम में ही विशेष आवश्यकता समूह वाले बालकों के लिए
ऐसे प्रावधानों का जिक्र हो जो संस्थागत डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, असंस्थागत अप्रोचों की बात करें, लिस्ट स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात करें, और मेन स्ट्रीमिंग की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, और प्रत्येक बिंदु शिक्षण अधिगम के प्रत्येक पड़ाव को विशेष आवश्यकता वाले बालकों को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण किया जाए, और हम सब मिलकर कक्षा कक्ष के स्वरूप को इस समागम के आधार पर एक समावेशी रूप प्रदान कर सकते हैं, एक इंक्लूसिव स्कूल क्रिएट कर सकते हैं। अब एक बड़ी बात यहाँ यह हुई कि फ्रॉम इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन अ पैराडाइम शिफ्ट। अभी इससे पहले हम लोगों ने एक बिंदु इंटीग्रेशन किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ नॉर्मल चाइल्ड विथ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। इंटीग्रेशन से इंक्लूजन एक बड़ा टर्म है। इंटीग्रेशन में बहुत सारी चीज़ें रेस्ट्रिक्टेड हैं, प्रतिबंधित हैं। यानी जब हम इंटीग्रेशन कहते हैं तो वह पूर्ण रूप से सभी प्रकार के आदान प्रदान की ओर इशारा नहीं करता है। लेकिन जब हम इंक्लूजन की बात करते हैं, जब हम समावेशन की बात करते हैं, तो समावेशी वातावरण हमें वह प्रत्येक अवसर प्रदान करता है, हमें वह प्रत्येक परिस्थितियां पैदा करता है जिसमें सामान्य बालक और विशेष आवश्यकता समूह वाले बालक अवसरों की समानता को महसूस कर सकें और अपने अंदर की प्रतिभा को साबित कर सकें, प्रतिपादित कर सकें, कक्षा कक्ष के स्वरूप में ही नहीं, समाज के विभिन्न अवसरों पर, विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न आयोजनों में, और स्वयं के अंदर की असीम क्षमता को, असीम प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकें। इंटीग्रेशन टू इंक्लूजन में इंक्लूसिव एजुकेशन वाज स्टार्टेड विद द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। देखिए, समावेशी शिक्षा हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से ही इसका स्वरूप आ चुका था और हम सब इस पर काम कर रहे थे। इस प्रकार से आगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन IEDC भी आई सन 80 और 90 के दशकों में। ज़्यादा से ज़्यादा इम्फेसिस उस वक्त इंटीग्रेशन पर किया जा रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आगे चर्चा में आई और इसका इम्प्लीमेंटेशन डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP 1986 से ही शुरू हो गया था। धीरे धीरे ये काफ़ी चलन में आया, अस्तित्व में आया और धीरे धीरे इसकी जानकारी लोगों को ही इसके प्रति अवेयरनेस हुआ। अब जिस इंक्लूजन की बात हम कर रहे हैं उसका जो सबसे व्यापक स्वरूप है वह है इंक्लूसिव एजुकेशन। नाउ व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन? Inclusive education is such format of education, such pathway of education which includes all type of children, all category of children of the society, whether they are normal children, whether they are children with special needs, whether they are mentally or physically challenged, whether they are mentally retarded, whether they are with special needs, whether they are divyang, all are included in inclusive education. And inclusive education is comparatively a bigger platform, and nowadays it is being adopted by almost all the schools, by almost all the education system, since inclusive education is the only way out to help these students who are with special needs, who are challenged. And we can say that inclusive education is the crying need of the hour. समावेशी शिक्षा आज समय की मांग है। समाज में बराबरी लाने के लिए, दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके अंदर की प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन एक बहुत बड़ा विकल्प है, जिसे आज शिक्षा जगत के शिक्षक, शैक्षणिक संस्थान
और जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब इस बात पर बराबर बल दे रहे हैं कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन के पैटर्न को अपनाना चाहिए। यूनेस्को ने सन 1994 में भी एक दस्तावेज जारी किया जिसमें ये कहा गया था कि सभी बालक चाहे वह किसी भी प्रकार के हों उन्हें सामान्य परिस्थितियों में और सामान्य विद्यालयों में ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस प्रकार से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इंक्लूसिव एजुकेशन वह प्लेटफॉर्म तैयार करता है, वह धरातल तैयार करता है जिसमें समाज के सभी वर्गों के बालक, चाहे वह किसी भी प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित हो, विशेष आवश्यकता समूह के बालक हों, उन सब को समाज की मुख्य धारा में रहते हुए